चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अब इस काम को जहाँ पे पिछला ये ऑफ किया था कि इसको आर निकालना है और एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी भी इससे प्रूव हो रही है। जब आपने करंट इधर से इधर भेजा तो आर आया था रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अब देखते हैं कि अब क्या बनेगा। देखो जो स्टैंडर्ड मेथड जो दिमाग में आता है वो ये है क्या रो अपॉन 2 पाई एल इनटू ln b अपॉन a। ये हो सकता है, ये में भी सही हो क्योंकि लोग आएगा उसमें, है ना। सुनो एक चीज ये सुनो पहले, रो एल बाई ए फॉर्मूला कब लगता है? रो एल बाई ए फॉर्मूला क्या उसके लिए एरिया क्रॉस सेक्शन होना कोई जरूरी है? अगर मान लो ये कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस सेक्शन है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस सेक्शन, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक वही टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस सेक्शन मेंटेन रहता है। समझ रहे हो क्या आप मैं क्या बता रहा हूं इसमें? यहां भी क्रॉस सेक्शन ए है, यहां भी क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, हर जगह ही कहीं भी आप देख लो और क्रॉस सेक्शन पता लगे वो ए ही मेंटेन्ड है। अब अगर आप इसमें करंट भेजते हो तो आप लगा सकते हो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इफ A is uniform throughout the length L। एक तो ये पॉइंट ना, ये पॉइंट अपना नोट कर लो कहीं भी कैसे भी सेपरेटली कि ये जो डायरेक्ट रो एल बाई ए है ये तब लगता है पूरे पे एक साथ लगाना हो जब आपकी पूरे लेंथ एल में एरिया की वैल्यू चेंज ना होती हो। ठीक है, बताओ ये पॉइंट लिख लिया आपने? हाँ भाई हो गया ना ये वाला पॉइंट। तो अब एक चीज देखो, जब आप करंट यूं भेजोगे यूं और यूं, अंदर वाले का एरिया ये है, अंदर वाले क्रॉस सेक्शन का जो एरिया बनेगा वो बनेगा 2 पाई ए एल। समझ गए हो कौन सा एरिया देख रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ रहे हो क्या? जब यहां से करंट चला है तो जो एरिया है दैट इज 2 पाई ए एल, 2 पाई आर एल, और जब बाहर करंट पहुंचेगा तो एरिया कितना हो गया है? 2 पाई बी एल। तो जिस तरह से करंट जा रहा है बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या यूनिफॉर्म है इस करंट के लिए? देखो आप समझने की कोशिश करो कि क्यों लोग तक गई ये बात, क्यों डायरेक्ट हम नहीं लिख पा रहे हैं। अब डायरेक्ट लिखो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें करंट निकल रहा है, यहाँ तो एरिया बन रहा है। देखो लेंथ कितनी है, जिस लेंथ में करंट चल के गया वो लेंथ कितनी है बताओ? बी माइनस ए। जिस लेंथ में करंट चल के गया वो लेंथ है बी माइनस ए। एक दिन मैंने कुछ ब्रेक से पहले आपको स्फेरिकल वाले करवाए थे, स्फेरिकल, हाँ ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, स्फेरिकल वाले करवाए थे क्या आपको छुट्टियों से पहले? सर 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी नहीं आएगा ना। आप ये बताओ मुझे, स्फेरिकल वाले किए थे आपने अरेंजमेंट? यस सर। तो उसमें इधर भी इतना, इधर भी इतना, उधर भी इतना, इधर भी, तो फिर तो कई टाइम्स हो जाएगा ये। लेकिन मैंने जो याद करवाया था आपको, रो इंटू लेंथ, वो दोनों रेडियस का डिफरेंस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 4 पाई ए बी, ऐसे करवाया था याद? वो है ना, याद आ गया होगा शायद। बताओ यार ये। हाँ करंट हम इधर भेज रहे हैं वो बाहर वाले से निकल रहा है और रेजिस्टेंस है, मतलब करंट अनइक्वल होगा, मतलब जो अंदर वाली इसमें ज्यादा करंट जाएगा बाहर से निकलेगा। नहीं ये तो मतलब ही नहीं है। जब हम जो केसीएल में पढ़े भी गए आगे, आप कैपेसिटर में भी कभी पढ़ चुके हैं, केसीएल में पढ़ेंगे,
एक जगह से जो करंट एंटर करता है उतना ही करंट दूसरी साइड से बाहर निकलता है, अगर कहीं बीच में ब्रांच ना हुई हो तो, बिकॉज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन बिटवीन। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि अंदर रेजिस्टेंस किससे, रेजिस्टेंस तो इसका है, इसका इस पूरे मटेरियल का जिसमें से करंट जा रहा है, जहाँ कोलिजन्स होंगे। ये बात है कि अंदर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, क्या अंदर एरिया कम है कि नहीं? जे अगर आप देखें अंदर एरिया कम है इसका कर्व सरफेस एरिया, और बाहर कर्व सरफेस एरिया ज्यादा है, करंट सेम है, तो करंट डेंसिटी में फर्क आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मैं इसको करवाता हूं। ये बताओ, आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट टर्म रॉयल बाई ये नहीं लगा सकते, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ कुछ और बाहर जाने पे कुछ हो रहा है, बीच में बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है क्या? जब करंट ऐसे गया था, जब करंट इधर से उधर गया था, तो एरिया चेंज ही नहीं हुआ। यहाँ भी पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हर जगह वही चला था। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे करना वो देखते हैं। ऐसे वेरिएबल अगर एरिया बने तो आपको किस तरह करना चाहिए, अब उस चीज पे हम चलें। इसमें भी ये जो दूसरी तरह से आपने करंट भेजने का सोचा है, देखिए ये आपने इस तरह का सिलेंडर बना लिया। अच्छा, जिस तरह करंट जा रहा है यूं जा रहा है ऊपर और नीचे, तो आप क्या करो, एक्सिस से किसी एक्स दूरी पे गए और वहां आपने कर्व्ड सरफेस मान ली। एक्सिस से किसी एक्स दूरी पे गए और वहां आपने कर्व्ड सरफेस मानी, तो आप बताओ इसका एरिया कितना होगा, इस कर्व्ड सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया जिसमें से करंट निकल रहा है। हाँ भाई, यहाँ एरिया कितना होगा? 2 पाई एक्स इंटू एल, एल वो लेंथ है पूरी, 2 पाई एक्स इंटू एल। ठीक है, और ये एक्स वेरिएबल है तो इस वजह से ये एरिया वेरी करता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एक एलिमेंट मानेंगे, थोड़ा सा एक ऊपर चलेंगे, एक एलिमेंट मानेंगे हम। यहाँ इतनी जगह नहीं है तो मैं इसमें ऐसे ही बना रहा हूँ, इसी यूं। या आपने एक एलिमेंट की तरह दिखा दिया। अच्छा, ये x था एक्सिस से, तो वो दूरी बोली जाएगी x प्लस डी एक्स, थोड़ा सा और आगे गए। इस दौरान आप एरिया को लगभग सेम मान सकते हैं। जब भी कोई चीज़ वेरी करती है, जैसे वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालते हैं तो किसी x पे जाके फोर्स लिखते हैं और अगले dx तक उस फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं और f डॉट ds कर देते हैं कोई। तो यही काम यहाँ करना है। अब ये जो स्ट्रिप बनेगी, इसमें जो करंट निकलेगा, लेंथ कितनी है बताओ, लेंथ कितनी है, कहीं भी देख लो चाहे। इस स्ट्रिप में जो करंट निकल रहा होगा, लेंथ कितनी है भाई? मैं अगर इस स्ट्रिप को एक तरह से बना के दिखाऊं, तो ये एक ऐसी स्ट्रिप बन रही है पूरी, जिसका कि एरिया बन रहा है 2 पाई एक्सएल, और लेंथ कितनी बन रही है स्ट्रिप की जिसमें से करंट निकल रहा है? करंट इसमें यूज आ रहा है यूं, तो बताओ लेंथ कितनी है इसकी, ये dx। तो इसका dr कितना होगा, dr रो इंटू एरिया 2 पाई एक्सएल अपॉन रो एल बाई ए, सॉरी रो इंटू एल dx बाई एरिया 2 पाई एक्सएल, ये dr होगा। अब यूं बताओ, सारे एलिमेंट सीरीज में बनेंगे कि पैरेलल में? ये फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, क्या वही करंट सब में से निकलता जा रहा है? हाँ, सिंस all the elements are in series, तो जो R होगा वो सबका सम हो जाएगा, तो मैं उसे इंटीग्रल dr लिख सकता हूँ। आप जानते हैं ना, कैपेसिटर में तो पैरेलल में सम करना होता है, रजिस्टर में सीरीज में सम करना होता है, जो हम इस चैप्टर में आगे प्रूव भी करेंगे। तो जो R बनेगा सबका सम है,
तो उसमें देखोगे तो रो अपॉन 2 पाई एल तो कांस्टेंट आ गया और अंदर बचा 1 बाई एक्स डी एक्स। एक्स की लिमिट बताओ यहाँ से देख के, मटेरियल कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से मटेरियल स्टार्ट होता है। इनिशियल आपने ए माना है बी माना है? बी माना था शायद, और फाइनल क्या माना है? ए। तो लिमिट बनी बी से ए, वो ए और बी आप उल्टे पुल्टे कर सकते हो। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x b से a, ये बनेगा रो अपॉन 2 पाई एल ln b ln a माइनस ln b, और इकट्ठा किया तो रो अपॉन 2 पाई एल ln ऑफ a बाई b। अगर आउटर रेडियस b होता अंदर वाला a तो ln ऑफ b बाई a। अभी बताओ क्या ये समझ आ गया? ठीक है। और इसमें समझ आ गया तब आप उससे कंपेयर करके देख सकते हो। जब यूं करंट भेजा तो रेजिस्टेंस आया था रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जबकि इस बार कुछ और ही बन गया है। तो इससे प्रूव होता है कि रेजिस्टेंस एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। नोट कीजिए आप ये काम। हो गया? मिटा दो अगर कर लिया हो तो सभी ने। अच्छा अब एक चीज बताओ, हमने स्फेरिकल वाले किए थे कभी, तो मैंने एक अच्छा सा आपको टॉपिक बताया था, एक तरीका बताया था कि गॉस लॉ से रिलेट करके भी ये किया जा सकता है। ध्यान है? याद है? गॉस लॉ और ओम्स लॉ को रिलेट करके भी एक तरीका देखा था, रेजिस्टेंस सीधा आता उससे। यस सर, यस। उससे बताऊं आपको? देखते हैं उससे आसान होता है कि इससे आसान होता है। मिटा दो भाई, नोट हो गया हो तो सभी का? यस सर। ठीक है। मैं आपको इसी के सेकंड का अल्टरनेट वे बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव वे। देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो करंट की डायरेक्शन वही रखेंगे जैसे उसमें थी। ये इसका एक्सिस है, इनर रेडियस शायद हम बी बोल के बैठे थे और आउटर रेडियस ए। स्फीयर के जब किए जब शायद इनर रेडियस ए ले रखा था, आउटर बी, हो गए होंगे उल्टे पुल्टे। और ये लेंथ है एल।
देखो जो अल्टरनेट वे था वो ये कहता है कि आप एक पे चार्ज Q मान लो और एक पे चार्ज -Q। याद है आपको? याद है क्या गॉस लॉ लगाते थे? फिर उसके बाद एक पे चार्ज Q मान लो और एक पे -Q, इनको मेंटेन किया जा रहा है और एक करंट फ्लो कर रहा है। इनको किसी तरह आप सप्लाई दे रहे हो, करंट फ्लो कर रहे हो I, और मैंने माना कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। पहले तो आप ये चीज क्लियर करो कि आपको ये समझ आ गया कि सेकंड पार्ट में करंट वैसे ही जा रहा है जैसे हमने अभी पिछले सॉल्यूशन में लिया था, इनर टू आउटर। वो मैंने वर्टिकली दिखा दिया है ना। क्लियर है ना ये बात? तो अच्छा, अब आपको याद आ जाना चाहिए I था सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये याद है क्या या नहीं है इन सवालों के लिए डायरेक्ट? अगर नहीं भी याद है तो J होता है सिग्मा इंटू ई, तो इंटीग्रल J डॉट ds बराबर सिग्मा इंटू इंटीग्रल E डॉट ds। इंटीग्रल J डॉट ds I था, सिग्मा बाहर आया, और इंटीग्रल E डॉट ds फ्लक्स से Q बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। आप देख लेना अपनी कॉपी में, याद भी होगा शायद आपको, है ना भाई ये वाला काम? ठीक है, इस तरह के सवालों में आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। आप ये बताओ ये इक्वेशन याद हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन? ठीक है, अब ये जो V है, एक स्टेप बचता है यहाँ, V को Q की टर्म्स में लिखो। V को Q की टर्म्स में लिखो, बिकॉज वो लिख दिया तो Q की जगह V आ जाएगा और फिर V बाई I R बन जाएगा आपका। तो देखो यार वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, क्योंकि Q इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, बिकॉज दीज Q एंड -Q आर मेंटेन्ड। हम उस दिन भी शायद पहले कभी ये वर्ड यूज करते थे कि हम इनको मेंटेन करके बैठे हैं, जितना फ्लो होता जाएगा ये इनको दिया जा रहा है, मेंटेन्ड है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपको याद आ जाए तो अगर 2k लैम्डा ln ऑफ R2 बाई R1, कुछ ऐसा याद आ रहा है? पोटेंशियल वाले चैप्टर में एक लाइन चार्ज के कारण एक दूरी R1 एक दूरी R2, पोटेंशियल डिफरेंस बाहर जाने पे होता था 2k लैम्डा ln R2 बाई R1। याद है कि नहीं है? yes. नहीं, ऐसे मरे मन से यस मत कहो। एक मिनट बताओ मुझे, क्या सच में ध्यान आ रहा है कि पोटेंशियल में हमने पढ़ा था एक लाइन करंट लाइन चार्ज था ना, ऐसा फॉर्मूला? ठीक है, तो क्या होता है, आप यहां से यहां जा रहे हो तो केवल इसका फील्ड काम आता है, उसका फील्ड ही नहीं होता, वो अंदर हो गया। तो आपको क्या करना है, बाहर वाले का असर होता नहीं और सारा क्यू समेट के एक्सिस पे रख दो। जैसे स्फीयर में सारा चार्ज समेट के सेंटर पे रखते हैं, ऐसे यहाँ पे सारा क्यू समेट के आप एक लाइन बना दो। लाइन बना दोगे तो लैम्डा कितना हो जाएगा? मान लो लेंथ L है और आपने क्यू चार्ज समेट के यहाँ रख दिया, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बताओ? लैम्डा कितना हो जाएगा? K आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं फिर से पूछता हूँ, लैम्डा कितना हो जाएगा अगर मैं सारा क्यू समेट के एक्सिस पे रख दूं तो, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए? अगर मैं ये सारा क्यू समेट के इसके एक्सिस पे रख दूं L लेंथ पे, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? Q बाई L ln आउटर रेडियस दैट इज A अपॉन इनर रेडियस दैट इज B। ये 2 से एक 2 गया, मुझे Q चाहिए इन टर्म्स ऑफ V। तो यहां से देखो Q कितना आ रहा है, V तो ऊपर है ही, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L मल्टीप्लाई हुआ डिवाइडेड बाई ln ऑफ A अपॉन B। मुझे लगता है मैंने सही लिखा होगा। और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में Q पुट किया, 2 in 1, तो I कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही है, और जब आप ये Q वहां पुट करेंगे, लेंथ L में यहां दिखा देता हूं, जब आप ये Q वहां पुट करेंगे तो बनेगा V 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ A बाई B। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। यहां से बताओ V बाई I कितना आया? V बाई I उधर गया, ये इधर आया, V बाई I कितना आया? 1 बाई सिग्मा 2 पाई L और ln ऑफ A बाई B।
V बाई आई बाई डेफिनेशन रेजिस्टेंस होता है, यस सर। Yes, sir. और 1 बाई सिग्मा को मैं रो लिख सकता हूँ, 1 बाई सिग्मा कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, Yes, yes, sir. रो अपॉन 2 पाई एल इंटू ln ऑफ a अपॉन, आप अगर मैच कर लो क्या सेम आंसर आ गया कि नहीं, जो अभी किया होगा आपने एलिमेंट मान के सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो मैं तो जस्ट एक रिवीजन पर्पज से भी मेथड लिया है, ये मेथड आ गया ना आपको समझ, ये भी एक मेथड था हमारा, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला का यूज होता है, बस ये फर्क है। चलिए, और मैं कहूंगा ये तो हमेशा याद रखो यार, ये काम की इक्वेशन है बहुत। चलिए आप ये नोट कर लीजिए अल्टरनेटिव मेथड बना के। हाँ भाई हो गया, लिख लिया। हो गया हो तो बता देना ताकि हम आगे बढ़ें। अरे हो गया क्या? Yes, sir, हो गया। ठीक है, तो ये आज का, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हो गया है, आपको समझ आई गया है। देखो आज हमने एक टेपर्ड वायर का कंपैरिजन लिया था, जो इससे पिछला जो 40 मिनट का लेक्चर था उसमें। देन हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में गए थे उसी लेक्चर में। फिर हम ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी में थे, कुछ उस लेक्चर में था, कुछ दोबारा ही आया। अब एक आखिरी काम आज का करते हैं, और आज की जो लास्ट हेडिंग है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आपकी एनसीईआरटी बुक में टॉपिक नंबर 3.8 है। पेज नंबर मेरी बुक में 103 है, आपकी बुक में कोई एक आधा पेज अलग हो तो देख लेना, नई पुरानी बुक्स में कई बार डिफरेंस आ जाता है पेज नंबर का। ये है, देखो अगर रजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस को चेंज होना पड़ेगा।
क्योंकि आर है रो एल अपॉन ए। अब हम अभी तक पढ़ रहे थे कि मटेरियल चेंज होने पे रो चेंज होगा, लेकिन वो तो बात ही अलग है। मटेरियल चेंज होने पे तो रो चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने पे भी रो चेंज हो जाता है। कैसे, तो पहले हम उस चीज पे आए। रो का फॉर्मूला ध्यान है आपको? आपने जो पीछे ओह्म्स लॉ के टाइम जो एक्सप्रेशंस निकाले होंगे, एक बार बताओ, क्या इस तरह का कोई फॉर्मूला बना था रो का? Yes, sir. m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। m जो है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर चेंज होने से वो चेंज नहीं होना। e जो है दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर चेंज होने से वो भी चेंज नहीं होना, वो फिक्स है। यानी कि रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन इंटू टो। चलते ये बताओ, यहां तक समझ आ रहा है? Yes. अब n है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टो था रिलैक्सेशन टाइम, टक्करों के बीच का टाइम। टेम्परेचर बढ़ाने से इन दोनों के बढ़ने के चांस होते हैं। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, है ना? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ेगी, वो तेजी से चलेंगे, टक्करें जल्दी जल्दी होंगी। टक्करें जल्दी जल्दी होंगी तो टो बढ़ेगा कि कम होगा? क्या जवाब आया? कम होगा। कम होगा। मैं पहले बोल गया था दोनों बढ़ेंगे, दोनों चेंज होंगे, मैं ये बोलना चाह रहा था। टक्करें जल्दी जल्दी होने से टो कम होने के चांस है, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो टो है वो तो डिक्रीज करता है। अब बात आती है एन की। टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटने के चांस होते हैं। बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, यानी कि एन क्या होगा बताओ? एन ज्यादा है। यानी कि एन इंटू टो। अब ये तो कंफ्यूजन हो गया, एन इंटू टो का तो कंफ्यूजन हो गया, ये बढ़ेगा कि कम होगा, क्या होगा? तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की चीज है। देखो, अगर आप मेटल्स को देख रहे हो, एक तो है आपके मेटल्स या कंडक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। एक है आप सेमीकंडक्टर्स को देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स को, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा दो बड़े कॉमन से सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, पता है ना सभी को? Yes, sir. और तीसरी चीज फॉर इंसुलेटर्स, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस तरह की चीजें, रबर, प्लास्टिक, इस तरह की चीजें। तो देखो, मेटल्स में तो क्या होता है, टो डिक्रीज करता है और नए बॉन्ड वॉन्ड टूटते नहीं, क्योंकि पहले से ही उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। टो डिक्रीजेस बट एन ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। तो बताओ क्या होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे? बढ़ेगी, यानी कि रो भी इंक्रीज होगी एंड रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। ये कब है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मेटल्स में आ गया समझ? याद हो जाएगी हमें बात कि मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चीजें बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं। ठीक है? सेमीकंडक्टर्स, इनमें क्या होगा? इनमें क्या होता है, टो डिक्रीजेस बट एन इंक्रीजेस सच दैट एन इंटू टो इंक्रीजेस, यानी कि एन में ज्यादा असर होता है, टो में इतना असर नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, बॉन्ड टूटते होल और इलेक्ट्रॉन बनने लग जाते हैं, तो एन इंटू टो इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ यहां पे क्या होगा? ये अगेन वही बात है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हम ये चीजें कर रहे हैं। बताओ यहां पे क्या होगा? बताओ जल्दी से।
टो कम होता है लेकिन एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे एन इंटू टो इंक्रीज ही होता है। एन इंटू टो इंक्रीज हो रहा है तो रो क्या होगा? कम होगा। यानी कि रो एंड आर दोनों के दोनों यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। मेटल्स और कंडक्टर्स में, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब चीजों में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होती है। बड़े ध्यान से याद रखना है। इंसुलेटर की भी हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आप ये सेमीकंडक्टर वाली बात यहाँ भी लगा सकते हो कि ऑन, पर इंसुलेटर तो हमारे काम का नहीं है ना, करंट तो फ्लो करवा नहीं रहा है। रेजिस्टिविटी थोड़ी कम हो जाए थोड़ी ज्यादा हो जाए इतना फर्क पड़ता नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रो एंड आर, यहां पे डिक्रीज करेगा। चलो, आपने क्वालिटेटिव डिस्कशन ले लिया है। एक बार आप ये नोट कीजिए तीनों तरह के मटेरियल्स में क्या क्या होगा। हो गया क्या नोट, बताओ। समझ भी आ गया होगा क्या था क्या नहीं था ये। ये तो मिटाऊं ऊपर का, ये तो लिख लिया। अब यहाँ पे एक नई टर्म हम डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। आप एक बार ये बताओ, ये नोट हो गया नीचे वाला सारा? तो देखो ये अल्फा क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है फ्रैक्शनल चेंज इन आर और रो। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में फ्रैक्शनल चेंज
पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये मिटा दूं क्या नीचे वाले तीनों? यस सर। ठीक है, बस हम क्लास को फिनिश करें, ये आखिरी बार अब ये बोर्ड भर रहा होगा, इसके बाद इवन इस चीज को भी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। आप पहले समझिए यहाँ पे क्या है। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मान लो चाहे रजिस्टिविटी की बात कर लो चाहे रेजिस्टेंस की, आप किसी की भी बात कर सकते हो। आपने कोई एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया टी नोट, मान लो कोई एक टी नोट टेम्परेचर था, और वहां पे अच्छा ये जब ये डिफाइन करते हैं फॉर स्मॉल चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंज के लिए डिफाइन नहीं होता है, नॉर्मल चेंजेस के लिए, फॉर स्मॉल चेंजेस। टी नोट टेम्परेचर पे सपोज मटेरियल दोनों स्मॉल चेंज है, क्या फ्रैक्शनल चेंज और चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्मॉल। हाँ दोनों स्मॉल, ठीक है। वो एक्चुअली वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, हमारे हाथ में जो है ना वो चीज, हमारे हाथ में जो है, मैं वो और क्लियर करूं, फॉर स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, वो तो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता, वो नहीं, हम टेम्परेचर में चेंज बहुत ज्यादा ना करें। सपोज टी नोट टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी है रो नोट, आपने टेम्परेचर चेंज करके टी किया और रजिस्टिविटी उस पर होगी रो एट टी। ये मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर और ये मैं लिख रहा हूं रजिस्टिविटी, या आप यही चीज रेजिस्टेंस का भी लिख सकते थे, आर नोट और आर, दिस इज रेजिस्टेंस। तो एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल मतलब एक अप्रोक्सीमेट सा फॉर्मूला, केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं ना इंपेरिकल फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, तो एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। यहां सुनिए, मान लो इस रेंज में, ये रेंज स्मॉल है, रेंज स्मॉल है, इस रेंज में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अल्फा है, तो इनमें रिलेशन होता है रो एट टी दैट इज इक्वल टू रो एट 0 मतलब टी नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट, या फिर यहां बात करूं आर एट टी, या आर टी है, दैट इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट। These are approximate relations, empirical relations जो कुछ हद तक वैलिड होते हैं। अच्छा, इनसे ये डेफिनेशन बनती है, अगर आप इनसे अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा? सपोज मैं यहां से अल्फा निकालू, एक बार बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना है? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट। चेंज इन रजिस्टिविटी कितनी है? रोटी माइनस रो नोट। अब देखो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूं तो अल्फा बनता है फ्रैक्शनल चेंज, मतलब चेंज तो है रो टी माइनस रो नोट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू दैट इज रो नोट। समझ आया क्या फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? रिलेटिव चेंज भी इसे बोलते थे, ठीक है, अपॉन चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी नोट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नोट। अगर आप इस डेफिनेशन को यूज करेंगे, आप खुद करके देखना, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे, ये आपके रिलेशंस आ जाएंगे, ये जो है ये आपके रिलेशंस आ जाएंगे। समझ आ रहा है क्या यहां तक? इनसे खुद करके देखना, ये रिलेशंस आ जाएंगे। और अल्फा की यूनिट क्या बनेगी? यूनिट ऑफ अल्फा बताओ, इससे देख के बता दो। केल्विन इनवर्स, क्योंकि ऊपर तो रिलेटिव चेंज है, फ्रैक्शनल चेंज यूनिटलेस होता है। अच्छा, अगर इसको डिग्री सेल्सियस इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें? सेम ही आएगा, सेम ही आएगी, चेंज सेम। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
बहुत बार डिग्री सेल्सियस इनवर्स में दिया होता है, वो सेम केल्विन, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यूनिट सेम है, वो केल्विन में बताओ, चीज में बताओ। अच्छा, आप ये और बताओ मुझे, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। और नॉन मेटल मतलब सेमीकंडक्टर और इनके लिए नेगेटिव। अब देखना, टेम्परेचर बढ़ने पे मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ने पे सेमीकंडक्टर का कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव। यानी कि ये जो अल्फा है, दिस अल्फा इज पॉजिटिव फॉर metals and this alpha is negative for semiconductors and insulation। यार ये छोटी छोटी बातें समझ तो आ गई ना आपको, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक बात कहूंगा कि वो जो टॉपिक का नाम मैंने लिखा है, वहां से आपको 3 ग्राफ बनाने हैं अपनी कॉपी में। 3 ग्राफ, रजिस्टिविटी का वेरिएशन कैसे कैसे होता है, 3 ग्राफ वहां से देख के बनाने हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इन 3 में से कोई एक ग्राफ पूछ लिया जाता है। फॉर कॉपर एक मेटल है, फॉर नाइक्रोम एक अलॉय है, एंड फॉर सेमीकंडक्टर। क्या आपने किसी ने बुक खोल रखी है, किसी भी बच्चे ने आप में से? एक बार मुझे बताओ कि आपने बुक खोल रखी है? यस सर। उसमें देखो, वहां पे इस टॉपिक में क्या 3 ग्राफ दिए हैं क्या? दे रखे ना, तो आपको जरूर अपनी कॉपी में ये 3 ग्राफ भी बना लेने हैं। और इस टॉपिक के बाद 2 सोल्ड एग्जांपल्स हैं, वो भी देखने हैं, 3.3 एंड 3.4। ठीक है भाई, 3.3 एंड 3.4 ये अपने सोल्ड एग्जांपल भी कर लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास ऑफ करते हैं, कल मिलती है। दोबारा तो मीटिंग पूरी नहीं हुई 40 मिनट पे। ठीक है, चलिए, ओके बाय।